मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू कंपोनेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने वन कंपोनेंट सिस्टम में वाटर सिस्टम, सल्फर सिस्टम और कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम के बारे में स्टडी की थी। आज हम टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो टू कंपोनेंट सिस्टम में क्या होता है कि जो अपन फेज रूल लिया था, फेज रूल था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर कंपोनेंट माइनस फेज प्लस 2। ये था जो द्विघटक तंत्रों के लिए है। अगर अपन दो घटक तंत्र लेते हैं या टू कंपोनेंट सिस्टम लेते हैं तो यहाँ पर सी की संख्या क्या हो जाएगी अपनी 2, और जो अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4 माइनस पी। अब अपने को पता है कि अगर अपन कोई भी सिस्टम लेते हैं उस सिस्टम के अंदर न्यूनतम जो फेज की जो संख्या होती है मिनिमम 1 होती है। तो इस मिनिमम अगर अपन 1 मानकर अगर अपन इसमें वैल्यू रखते हैं तो टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अधिकतम अपने को प्राप्त होती है वह होती है 3। तो इस तंत्र में क्या होता है कि इसका मतलब कि इस तंत्र को अपन जब परिभाषित करेंगे तो इसके लिए हमें 3 चरों की आवश्यकता होती है, और 3 चर जो होती है वह होती है टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोनेंट। और अपन क्या करते हैं कि जब ग्राफ बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ग्राफ में अपन द्विविमीय चित्र को ही दर्शा सकते हैं, यानी त्रिविमीय बना नहीं सकते, या फिर इतना सरल नहीं होता है कि त्रिविमीय चित्र को अपन पेपर पे बना सकें। तो इसके अध्ययन के लिए ऐसी स्थिति में टू कंपोनेंट सिस्टम के अध्ययन के लिए अपन क्या करते हैं कि 3 चर में से कोई 2 चरों को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं और तीसरी चर को अपन क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं उसमें से, और स्थिर मान करके अपन उन 2 चरों के आधार पर अपन उनको फेज डायग्राम का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो टू कंपोनेंट सिस्टम होते हैं उसमें निम्न प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं, जैसे लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम और सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। जब अपन सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का अध्ययन करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, इसमें भी 2 प्रकार के साम्य होते हैं। एक तो ऐसा साम्य जिसमें क्या होता है कि प्रथम प्रकार के साम्य में तो क्या होता है कि 2 घटक होते हैं, दोनों घटक द्रव अवस्था में क्या होते हैं, एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, और जैसे जैसे अपन उसको ठंडा करते हैं तो दोनों आपस में पृथक हो जाते हैं, यानी एक ठोस मिश्रण के रूप में पृथक हो जाता है। तो ऐसे मिश्रण को तो अपन क्या कहते हैं, यूटेक्टिक मिश्रण कहते हैं या गलन क्रांतिक मिश्रण कहा जाता है। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है लेड सिल्वर, बिस्मिथ कैडमियम और पोटेशियम आयोडाइड जल तंत्र। ये 3 इस प्रकार के हैं जिनमें क्या होता है कि 2 फेज है, यानी ठोस और द्रव है। वो दोनों द्रव अवस्था में तो क्या होते हैं, एक दूसरे से पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, लेकिन जब उनको ठंडा करते हैं तो क्या होते हैं कि जो ठोस अवस्था होती है या ठोस मिश्रण जो होता है वह पृथक हो जाता है, जिसको और इस मिश्रण को अपन क्या कहते हैं, एटेक्टिक मिश्रण कहते हैं या गलन क्रांतिक मिश्रण कहलाता है। दूसरे प्रकार के जो साम्य होते हैं ठोस द्रव सिस्टम के अंदर, वो क्या होते हैं कि जब आपस में सहयोग करते हैं, अपन दोनों घटकों को मिलाते हैं तो वो आपस में क्रिया करके रासायनिक सहयोग करके एक या एक से अधिक यौगिकों का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल जैसे अपन लेते हैं कि जलयोजित जो लवण है, फेरिक क्लोराइड है, वो आपस में मिलकर के जलयोजित फेरिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, जलयोजित सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये इस प्रकार के साम्य बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों ही प्रकार के जो साम्य होते हैं, यानी कि चाहे गलन क्रांतिक मिश्रण लो अपन या फिर जो रासायनिक सहयोग करके नए एक से अधिक यौगिक बनाते हैं वो वाला मिश्रण लो, तो दोनों ही प्रथम और द्वितीय प्रकार के दोनों ही साम्य में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वह एक वायुमंडलीय होता है, और इसमें चर क्या होती है वो स्थिर हो जाता है, जिससे क्या होती है कि जो स्वतंत्रता की कोटि का जो मान आता है वह 1 कम हो जाता है। और इस स्थिति में जो प्रावस्था नियम का जो समीकरण होता है वह होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर प्लस फेज बराबर कंपोनेंट प्लस 1, यानी कि वायुमंडलीय दाब के स्थिर होने से उसमें से एक चर स्थिर हो जाता है तो उससे स्वतंत्रता की कोटि का मान क्या आ जाता है, 1 कम होता है, जिसको इस
समीकरण को अपन क्या कहते हैं, सम्मानित परावस्था नियम समीकरण कहते हैं, या रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन कहलाती है। फेज रूल इक्वेशन अपने को पता है कि F + P = C + 2 होता है। जब इसमें से प्रेशर स्थिर हो जाएगा तो एक चर स्थिर हो जाएगा, तो यहाँ से 2 की जगह क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, और इसको अपन क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन कहते हैं। अब अगर अपन 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए देखेंगे तो 2 कंपोनेंट सिस्टम में क्या आ जाएगा, C की वैल्यू 2 है तो F + P बराबर क्या आता है, 3। और जब फेज का अपने को पता है कि मिनिमम वैल्यू 1 होती है, तो जब फेज का मान 1 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम कितनी होगी, 2 होगा। तो ये 2 चर ताप और संगठन है, यानी अपन ने को क्या मान लिया, प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया। तो 2 चर है, टेम्परेचर और कंपोजिशन यानी संगठन उसका, उस पर डिपेंड करती है। वह तंत्र, तो अपन ये कह सकते हैं कि वह तंत्र जिसमें दाब को स्थिर रखा जाता है तथा वाष्प प्रावस्था के दाब को नगण्य माना जाता है, वह कंडेंस्ड सिस्टम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंडेंस्ड सिस्टम कहते हैं। अब अपन बात करते हैं सिंपल एटेक्टिक सिस्टम की, यानी कि सरल गलन क्रांतिक मिश्रण वाले सिस्टम की। और इसमें फर्स्ट अपन लेते हैं लेड सिल्वर सिस्टम। जब हम लेड सिल्वर सिस्टम की बात करते हैं तो इस सिस्टम में क्या होता है कि लेड और सिल्वर जो होते हैं वो पिघली अवस्थाओं में तो क्या होते हैं, एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं और एक समान मिश्रण बनाते हैं और परस्पर कोई किसी प्रकार की क्रिया करके यौगिक का फॉर्मेशन नहीं करते। तो जब इसके अपन फेज डायग्राम की बात करते हैं तो इस कर्व के अंदर अपने को एक एसी कर्व दिखाई देता है, ए और सी कर्व। ये एसी कर्व क्या बताता है कि ए पर क्या होता है कि शुद्ध लेड जो होता है उसका, यानी कि अपन ने एक ये पॉइंट ले लिया जहाँ पर लेड 100% और एजी 0% है। दूसरा अपन ने ले लिया जहाँ पर एजी 100% और पीबी 0% है। तो अपने को पता है कि इस स्केल पर जब अपन देखते हैं तो 100% लेड है और 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो टेम्परेचर पर क्या होता है कि शुद्ध लेड होता है और वह 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, पिघलता है। और इसमें सिल्वर मिलाने से इसका गलनांक क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इससे अपने को एक ऐसी वक्र प्राप्त होता है, ए और सी वक्र प्राप्त होता है। और ए सी वक्र को अपन क्या कहते हैं, लेड का हिमांक वक्र कहते हैं। इस ए सी वक्र को क्या कहा जाता है, लेड का हिमांक वक्र कहा जाता है। और ये जो कर्व होता है, यानी कि जब बिंदु सी पर आता है तो बिंदु सी पर इसमें क्या होता है कि 2.6% सिल्वर उपस्थित हो जाता है, यानी कि इसमें लेड में कितना सिल्वर मिक्स हो जाता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वह होता है 303 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी इसका न्यूनतम गलनांक हो जाता है 303 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी साइड अपन कर्व की देखते हैं जहाँ पर सिल्वर जो है 100% उपस्थित है। तो जो सिल्वर है, शुद्ध सिल्वर जो होता है उसका गलनांक क्या होता है, 961 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो यानी बिंदु बी पर 961 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिल्वर जैसे जैसे लेड की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका गलनांक क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और बिंदु सी पर जब उसमें 2.6% जब लेड मिक्स हो जाता है तो उसका गलनांक क्या हो जाता है, 303 डिग्री हो जाता है। इस कर्व को अपन यानी बीसी कर्व को अपन क्या कहते हैं, सिल्वर का हिमांक वक्र कहलाता है। ये सिल्वर का हिमांक वक्र कहलाता है। वक्र ऐसी ठोस लेड और विलयन के साम्य को, यानी ऐसी तो क्या दर्शाता है, ठोस लेड और लिक्विड यानी विलयन के साम्य को, और जो वक्र बीसी है वह ठोस सिल्वर और लिक्विड के साम्य को प्रदर्शित करता है। जब इन दोनों में ही अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, दोनों में ही कंपोनेंट क्या है, 2 है, और फेज भी क्या हो गई, 2, लिक्विड और सॉलिड। तो फेज भी 2 है, कंपोनेंट भी 2 है, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को 1 प्राप्त होती है।
तो वक्र AC और BC दोनों ही एक चर तंत्र है, यानी कि इसमें क्या होता है कि किसी भी निश्चित ताप पर द्रव प्रावस्था का संगठन एक ही होगा। ताप परिवर्तन से के साथ द्रव अवस्था का संगठन बदलता जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बिंदु C, जहाँ पर AC और BC वक्र दोनों आकर के मिलते हैं। इस बिंदु पर क्या होता है कि तीन प्रावस्थाएं होती है, दो तो होती है ठोस सिल्वर और ठोस लेड, और तीसरी जो होती है विलियन। ये तीनों साम्य अवस्था में रहते हैं। तो यहाँ पर फेज की जो संख्या होती है वह 3 हो जाती है, यानी फेज कितनी उपस्थित है यहाँ पर 3, और कंपोनेंट अपने कितने हैं 2 कंपोनेंट है। तो फेज 3 होने से यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता की कोटि जो होती है वह 0 होती है, और तंत्र क्या होता है अचर या अचर तंत्र होता है। यानी बिंदु C पर तंत्र का सबसे कम टेम्परेचर 303 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिस पर क्या होता है सिल्वर तो जो होता है वो तो होता है 2.6%, और बाकी 97.4% जो होता है वह अपना क्या उपस्थित होता है लेड होता है। यानी इन दोनों का स्थिर संगठन है, यानी इस बिंदु पर बिंदु C पर इनका ये संगठन होता है, जहाँ पर 97.4% तो लेड और 2.6% सिल्वर उपस्थित होता है। तो इस बिंदु को अपन क्या कहते हैं गलन क्रांतिक बिंदु कहते हैं, या यूटेक्टिक पॉइंट कहलाता है। और यह वह निम्नतम ताप है जिस पर क्या होता है द्रव प्रावस्था का अस्तित्व संभव है, यानी यहाँ पर क्या होती है द्रव प्रावस्था उपस्थित रहती है। इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि वह ठोस मिश्रण जिसका स्थिर संगठन हो तथा न्यूनतम गलनांक हो उसको अपन क्या कहते हैं गलन क्रांतिक मिश्रण कहते हैं, या यूटेक्टिक मिक्सचर कहलाता है। और इसके निश्चित संगठन तथा हिमांक को अपन क्रमशः क्या कहते हैं गलन क्रांतिक संगठन तथा गलन क्रांतिक टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसके एरियाज की जब अपन बात करते हैं तो फर्स्ट एरियाज अपन लेते हैं कि DAC एरिया की जब अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ठोस लेड प्लस द्रव साथ में होता है। और दूसरा जो एरिया है यानी कि BDC, जब इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि शुद्ध सिल्वर और द्रव साम्य में है। तो इन दोनों में ही क्या होता है दोनों एरियाज में दो फेज उपस्थित है। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो इसमें भी स्वतंत्रता की कोटि अपने को कितनी प्राप्त होती है स्वतंत्रता की कोटि 1 प्राप्त होती है। अगर अपन ने टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया तो T डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है कि जब अपन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि बिंदु Z से एक क्षैतिज जब अपन रेखा खींचते हैं जो कि X और Y है। अब X जो है वह BC कर्व को काटती है और Y जो है BD कर्व को काटती है। BC जो है द्रव की सीमा को दर्शाता है और BD है जो है वह सॉलिड सिल्वर की सीमा को दर्शाता है। अतः जो BC रेखा है BC द्रव की सीमा है तो इसको तो अपन लिक्विड रेखा कहते हैं और इसको अपन सॉलिड रेखा कहते हैं। दोनों लिक्विड और सॉलिड रेखाओं को जोड़ने वाली क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है टाई लाइन कहलाती है। तो XY रेखा को अपन क्या कहते हैं टाई लाइन कहते हैं या टाई रेखा कहते हैं। इस टाई रेखा के XZ व ZY दूरियों के अनुपात से मिश्रण में ठोस व द्रव के अनुपात का ज्ञान होता है। यानी इस टाई रेखा से अपन ज्ञात कर सकते हैं कि इसके अंदर ठोस और द्रव का अनुपात कितना है, यानी इस मिश्रण में ठोस और द्रव की कितनी कितनी मात्रा उपस्थित है। और Z बिंदु से जब अपन लंबवत रेखा खींचते हैं तो लंबवत रेखा क्या होती है उस CD रेखा को W पर काटती है और अतः बिंदु W से हमें मिश्रण के संगठन का ज्ञान होता है, यानी उसकी कंपोजिशन का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार अपन किसी भी बिंदु का केवल ताप बता देने से टाई रेखा की सहायता से उस तंत्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ABC के ऊपर का क्षेत्र, यानी कि जो A B और C है उसके ऊपर का रीजन।
जब ABC के ऊपर के रीजन को अपन देखते हैं तो इस ऊपर के क्षेत्र में दोनों घटक केवल एक समान द्रव्य विलयन के रूप में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो फेज होती है वह केवल फेज 1 होती है और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या हो जाती है, 2 प्राप्त होती है। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना होता है, 2। और जब अपन DD डैश लाइन के नीचे की बात करते हैं तो DD डैश लाइन के नीचे क्या होता है कि ठोस लेड और ठोस सिल्वर और उसका द्रव्य उपस्थित होता है या गलन क्रांतिक मिश्रण उपस्थित होता है। यानी कि DC के नीचे तो ठोस लेड और इसका गलन क्रांतिक मिश्रण, CD डैश के नीचे ठोस सिल्वर और उसका गलन क्रांतिक मिश्रण पाया जाता है। तो इससे ये तात्पर्य है कि DC के नीचे वाले क्षेत्र में क्या होता है कि लेड के बड़े क्रिस्टल और लेड व सिल्वर के गलन क्रांतिक मिश्रण के सूक्ष्म क्रिस्टल पाए जाते हैं। इसी प्रकार CD डैश में क्या होते हैं कि सिल्वर के बड़े क्रिस्टल और सिल्वर और लेड के छोटे क्रिस्टल उपस्थित होते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में क्या है, तंत्र में प्रावस्थाओं की संख्या 2 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जब अपन बात करते हैं इसके नीचे के क्षेत्र में भी, तो भी अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी प्राप्त होती है, 1 प्राप्त होती है। इसलिए इस भाग में क्या होता है, ये भी क्या होता है, एक चरतंत्र है और दोनों प्रावस्थाएं शुद्ध ठोस है और दोनों एक दूसरे से भिन्न है। तो जो कि अतः किसी भी बिंदु पर संगठन बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था अपना लेड और सिल्वर सिस्टम, जिसमें अपन ने इसके कर्व या लाइंस के बारे में स्टडी की और इसके एरियाज के बारे में और इसका एटेक्टिक पॉइंट C के बारे में स्टडी की। और इसमें टाई लाइन के द्वारा अपन ठोस और द्रव्य के अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं।